आज चर्चा करेंगे एक किताब की जो काफी दिलचस्प किताब है। ये किताब लिखी है जो है संतोष भारतीय जी ने, जो कि पत्रकार हैं, लेखक हैं और कई किताबें भी लिख चुके हैं इससे पहले। ये किताब है 3 शख्सियत के बारे में, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और सोनिया गांधी। किताब का शीर्षक है वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं, यानी संतोष भारतीय जी। और इसी पर बात करने के लिए संतोष भारतीय जी हमारे साथ हैं अभी पर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। ये किताब है हमारे पास, आप देख सकते हैं, और अच्छी खासी इसमें जानकारी है आपको इन तीनों शख्सियत के बारे में। सर, आपका स्वागत है एनडीटीवी से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन जी। मेरा पहला सवाल है, आपने बहुत विस्तृत रूप में वीपी सिंह के बारे में लिखा है, लेकिन आपने एक जगह यह भी लिखा है कि वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले जितने सहज थे उतने प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं रहे। इसका क्या मतलब समझा जाए? इसका मतलब ये है मनोरंजन जी कि जो भी मैंने लिखा है अपनी पूरी ईमानदारी से, अपनी पूरी साख से और अपनी पूरी पत्रकारिता की शपथ लेकर के लिखा है। ये मैंने इसलिए लिखा कि मैंने वीपी सिंह को दोनों रूपों में देखा है। जब वो आंदोलन कर रहे थे राजीव गांधी सरकार के खिलाफ या राजीव गांधी के खिलाफ, सारे विपक्ष को एक कर रहे थे, और जब वो प्रधानमंत्री हो गए तो और जिस चीज़ के लिए वो प्रधानमंत्री बने थे, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए, उन्होंने उस एजेंडे को छोड़ दिया और उन्होंने बाकी सारे एजेंडे अपनाए, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के साथ उन्होंने मंडल को भी अपनाया। उनका जो रुख था, उनका जो व्यवहार था, वो प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद बिल्कुल अलग अलग था। शायद ये कुर्सी का चरित्र होता होगा इसलिए, लेकिन मैंने जो देखा उसी को लिखा। आपने लिखा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए लड़ाई शुरू ही नहीं की। ये सत्य है, मैं क्या करूं। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के एक भी व्यक्ति को बर्खास्त नहीं किया, सजा नहीं दी, अपने मंत्रिमंडल से नहीं हटाया, जबकि मैंने साफ लिखा है कि उनके मंत्रिमंडल में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनके बारे में सबूत प्रधानमंत्री को दिए गए। उनके आसपास कुछ अफसर ऐसे थे जिनके बारे में सबूत प्रधानमंत्री को दिए गए, पर उन्होंने उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया, कोई कार्रवाई ही नहीं की। इसलिए मैंने ये लिखा। एक चीज और आपने चंद्रशेखर जी के बारे में लिखा है, वो किस्सा आप जरूर हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे उन्होंने नवाज शरीफ को कहा कि चलो तुमको कश्मीर दे दिया। ये क्या किस्सा है सर? ये किस्सा आपके दर्शकों को अच्छा लगेगा और ये भी पता चलेगा कि एक प्रधानमंत्री को भारत के कैसा होना चाहिए। जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसी दिन माले में राष्ट्रमंडलीय प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन था। शपथ लेने के फौरन बाद वो माले के लिए उड़ गए। वहाँ जब मीटिंग शुरू हुई, प्रधानमंत्रियों का भाषण शुरू हुआ, सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने भाषण दिया और नवाज शरीफ साहब अभी जीवित हैं। उसके बाद चंद्रशेखर जी ने भाषण दिया। चंद्रशेखर जी के भाषण देने के बाद जब वो मंच से नीचे उतरे, उन्होंने देखा सामने नवाज शरीफ खड़े हैं। अच्छा, चंद्रशेखर जी के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं वो समझ लें कि चंद्रशेखर इस चीज़ की गंवई संस्कृति का प्रतीक थे और बहुत ही ठस थे और अनौपचारिक थे। वो औपचारिक कभी रहे ही नहीं। उन्होंने देखा सामने नवाज शरीफ है, वो तेजी से चलते हुए नवाज शरीफ की तरफ इसलिए गए क्योंकि नवाज शरीफ भी उनकी तरफ आ रहे थे। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के कंधे पर हाथ रख के कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। नवाज शरीफ साहब ने कहा, बदमाशी का कारण दूर कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उनका क्या कारण है? कहा, कश्मीर को हल कर दीजिए, हमें दे दीजिए। 20 सेकंड के करीब चंद्रशेखर जी ने सोचा होगा और कहा कि जाइए, कश्मीर आपको दिया। अब नवाज शरीफ को तो लगा उन्होंने इतिहास जीत लिया, इतिहास के सबसे शानदार आदमी के रूप में उभरेंगे। प्रसन्न हो गए, कहने लगे आइए बात कर लें। पड़ोस में कमरा था, उसमें दोनों बैठे। ये सारा किस्सा चंद्रशेखर जी ने मुझे बताया था। चंद्रशेखर जी ने, उन्होंने कहा चंद्रशेखर जी से बताइए आगे कैसे बढ़े। नवाज शरीफ साहब ने कहा, चंद्रशेखर जी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, एक छोटी सी शर्त है उसकी घोषणा कर दीजिए। कहने लगे क्या? हिंदुस्तान के 15 करोड़ मुसलमानों को भी आप अपने साथ पाकिस्तान में ले लीजिए। अब नवाज शरीफ चौंके, ये क्या मतलब है? उनका मतलब इसलिए कि कश्मीर हमारे लिए सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, हमारे लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। वहाँ पर सारी चीज़ें हिंदुस्तान से भेजनी पड़ती हैं, एक एक चीज़।
कश्मीर हमारे लिए धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है उसका जीता जागता उदाहरण कश्मीर है। अगर हम संख्या के आधार पर आपको कश्मीर देंगे, हमारे हर गांव में मुसलमान भाई हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर के गांव-गांव से आवाज उठेगी कि इन लोगों को भी यहां से हटाओ, क्योंकि संख्या में बहुत कम है और तब दंगे शुरू हो जाएंगे। मेरे पास न इतनी पुलिस है न फौज है कि मैं गांव-गांव में लगा सकूं, इसलिए आप इन 15 करोड़ लोगों को कश्मीर के साथ अपने यहाँ ले जाइए। अब इस पर नवाज शरीफ खामोश हो गए और कहने लगे भाई साहब चंद्रशेखर जी, न मैं बात करता हूं इसके ऊपर, न आप बात कीजिए इसके ऊपर। सर, एक और किस्सा है जिसमें कि आपने यहाँ पे लिखा है कि चंद्रशेखर जी का जो समर्थन वापस लिया तो वो सरकार चंद्रशेखर जी की बच सकती थी। वो क्या घटना थी? वो घटना साधारण थी कि अगर चंद्रशेखर जी अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लेते तो वो सरकार बच जाती। जिस दिन चंद्रशेखर जी का आखिरी भाषण होने वाला था, मैंने देखा रंगराजन कुमार मंगलम साहब दौड़ते हुए सेंट्रल हॉल से और पार्लियामेंट की तरफ आ रहे हैं लॉबी क्रॉस करके। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, कहाँ दौड़े जा रहे हो? उसने कहा बच गई, सरकार बच गई, मैं अभी प्रधानमंत्री से मिलूँ। मैं उनके पीछे पीछे गया। जो गैलरी है वहाँ पे खड़े होके कुमार मंगलम साहब ने, रंगराजन कुमार मंगलम ने एक स्लिप चंद्रशेखर जी को दी। मैं उनके पीछे जाके खड़ा हो गया कि देखें क्या होता है। उत्सुकता तो थी ही। मैंने देखा चंद्रशेखर जी ने वो स्लिप पढ़ी, शायद राजीव गांधी जी ने लिख के भेजी थी। चंद्रशेखर जी ने उसे पढ़ा और फाड़ करके नीचे फेंक दिया और कहा, मैंने सुना और लोगों ने सुना, प्रधानमंत्री पद का मजाक बना रखा है। और ये तय हो गया कि वो सरकार नहीं बचेगी। चंद्रशेखर जी ने अपने भाषण में आखिर में कहा, मैं यहाँ से सीधे राष्ट्रपति जी के पास जा रहा हूँ अपना त्यागपत्र देने। इस अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर मतदान की आवश्यकता नहीं है। और स्पीकर थे, उन्होंने मान लिया और चंद्रशेखर जी इस्तीफा देने चले गए। अच्छा, आपने अपनी सर किताब में लिखा है कि यदि वीपी सिंह और चंद्रशेखर को कुछ ज्यादा टाइम मिलता या अपना 2-2 साल का भी टर्म होता तो शायद भारत की तस्वीर कुछ और होती। इसके बारे में बताइए सर। मनोरंजन जी, दोनों के सामने देश का नक्शा साफ था और दोनों पार्टी से ज्यादा लोगों को प्रमुखता देते थे। उनकी सारी योजनाएं चाहे वीपी सिंह जी की थी या चंद्रशेखर जी की थी, वो लोगों को लेकर के थी। मैं आपको एक चंद्रशेखर जी से जुड़ा किस्सा बताता हूं। उस समय सरकार में ये हालत थी कि 10% कमीशन ईमानदारी का होता था। ये चंद्रशेखर जी को पता है। कोई भी सौदा हो और भारत सरकार का कोई भी विभाग आज भी, और उस समय, आज तो बहुत ज़्यादा है, 10,000 करोड़ का सौदा से कम सौदा नहीं करता था। और उसमें वो घूस कभी अफसरों में कभी मंत्रियों में चली जाती थी। चंद्रशेखर जी ने योजना बनाई कि उस घूस को हम एक फंड बनाएं देश के नौजवानों के विकास के लिए, और जितनी ज़मीन बंजर पड़ी हुई है उसमें हम नौजवानों को ज़मीन दें और उस पैसे से उनको खेती करने के लिए प्रोत्साहन दें। चंद्रशेखर जी का ये इस तरीके का सोच था कि जो चीज़ हो रही है उसको हम लोगों के लिए क्यों इस्तेमाल करें, किसी व्यक्ति के लिए क्यों इस्तेमाल हो। ठीक उसी तरह चंद्रशेखर जी के साथ साथ वीपी सिंह का मानना था कि इस देश के लोगों के हाथ में किस तरीके से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको सबको फ़ायदा मिले। पर वो धीरे से फंस गए मंडल में, और चंद्रशेखर जी फंस गए उन लोगों के बहकावे में जो उनमें जो राजीव गांधी के आसपास ज़्यादा थे। राजीव गांधी और चंद्रशेखर जी को तोड़वाना चाहते थे, क्योंकि आखिर में बाबा आपको एक बात बताऊं मैं, चंद्रशेखर जी ने लगभग ये तय कर लिया था, फैसला हो गया था कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का किस तरीके से फाइनल होना है। शरद पवार उसके गवाह हैं। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने राजीव गांधी से कहा कि अगर चंद्रशेखर जी ने ये कर दिया आपको कौन चुनेगा। नतीजा वही हुआ, उन्होंने चंद्रशेखर जी की सरकार गिरा दी। एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपने किताब में लिखा है कि किस तरह वीपी सिंह ने सारा ताना बाना बुना सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हालांकि वो नहीं बन पाई राहुल और प्रियंका के चक्कर में, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट आपको कैसा लग रहा था सर कि इस आदमी ने राजीव गांधी का विरोध किया, उससे अलग हो गए, अलग सब कुछ किया, फिर वही आदमी सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा है, जबकि उनकी तबीयत भी उनको साथ नहीं दे रही। देखिए, आप पत्रकार भी हैं और अच्छे नागरिक भी हैं। आप समझ सकते हैं कि वीपी सिंह ने हमेशा देश को सामने रख के फैसला लिया, ये मैं कह सकता हूं, और कोई कहे या ना कहे।
वीपी सिंह के सामने जब ये सवाल आया 2004 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और जब उनकी अटल जी से बात हो गई और वो साफ हो गए कि आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उनके मन में कोई संशय नहीं था कि देश के लिए अटल जी तो ठीक थे लेकिन आडवाणी जी देश के लिए ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने ये तय किया, जब उनके पास ये सारी बातचीत आई, जो घटनाक्रम पहली बार इतिहास में इस किताब में लिखा है, और नटवर सिंह जी अभी जीवित हैं, वो उसकी गवाही देंगे। मैंने जब वीपी सिंह के सामने ये बातचीत रखी तो वीपी सिंह ने कहा ये ठीक बात है कि आडवाणी जी को मैं नहीं चाहता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, उनसे तो सोनिया गांधी ठीक है। तब उन्होंने 2 ही दिन में एक तरफ ज्योति बसु को, दूसरी तरफ हरकिशन सिंह सुरजीत को, तीसरी तरफ एबी वर्धन को, और चौथी तरफ करुणानिधि जी को, और 5वीं तरफ चंद्रशेखर जी को सोनिया गांधी के पक्ष में खड़ा कर दिया। आपने सही कहा कि यही सारे लोग थे जिन्होंने राजीव गांधी के हाथ से सत्ता छीनी थी मिलकर के, लेकिन वीपी सिंह के कहने पर उन्होंने देश को सामने रख करके अपने सारे रिजर्वेशंस के बावजूद सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का तय किया, और लगभग ये तय था कि सोनिया गांधी ही बनेंगी। पर अचानक मैंने कारण लिखा है जिसकी वजह से सोनिया गांधी ने आखिरी 2 घंटे में ये तय किया कि मैं मनमोहन सिंह का नाम प्रस्तावित करूंगी। सर, एक चलते चलते ये 2 दिलचस्प चीजें हैं जो है वो मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा। आपने लिखा है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण अतिथि आता था, जैसे रूस के राष्ट्रपति, तो राजीव गांधी अमिताभ बच्चन से कहते थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, गाने पर डांस करके दिखाओ। ये क्या बात है? मनोरंजन जी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन का त्रिकोण इस किताब में, उसके बारे में बहुत कुछ है, और मैं उन सारे सत्य के साथ खड़ा हूं। और अभी तक आपको बताऊं, मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में मेरी किसी भी स्टोरी का खंडन नहीं हुआ, चाहे मैंने लिखा हो मनमोहन सिंह जेल जा सकते हैं, या मैंने लिखा हो कि बेहोश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उस साख को सामने रख के मैं कहता हूं कि अभी तक तो इसका खंडन अमिताभ बच्चन को, सोनिया गांधी को और सांसद रहे पहले के पत्रकार राजीव शुक्ला को कर देना चाहिए था। किसी ने नहीं किया। 20 दिन हो गए किताब आए। ये किताब अमिताभ बच्चन और सोनिया जी के रिश्तों के ऊपर नहीं है, लेकिन देश के विकास क्रम में इनका रोल है, उन्हीं किस्सों को मैंने लिखा है। इतना ही नहीं, राजीव गांधी उनसे कहते थे डांस करो मेरे अंगने में, तुम्हारा क्या काम है जी। बल्कि राजीव गांधी ने एक बार ये भी कहा था कि ही इज ए स्नेक, ये सांप है, और वहां पर राजीव शुक्ला मौजूद थे। अब वो अगर खंडन करना चाहें तो मैंने बहुत मौका दे दिया, उन्होंने खंडन नहीं किया जी सर। तो इसमें ये जो घटनाएं हैं, ये देश के उस समय की घटनाएं हैं जो जब देश बदल रहा था, जब देश एक नए दौर में शामिल हो रहा था। और ये किताब में आखिर में एक आपसे बात करूं कि ये उनके लिए नहीं जो इन घटनाओं को जानते हैं, ये आज के नौजवानों के लिए, 16, 17, 18 साल के लिए है कि उस समय के लोग कैसे होते थे, कैसे उनके मानवीय रिश्ते होते थे। आपने किताब पढ़ी? संतोष सर, आपने, माफी चाहता हूं, वक्त इतना ही है, लेकिन जरूर कहूंगा कि ये किताब उन लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए जो देश की राजनीति की नब्ज पहचानना चाहते हैं, और ये किताब उनके लिए जरूर है। एक इंटरव्यू में इस किताब की सारी बातें नहीं आ सकती है।